किसान में मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही विशेषज्ञों से लेते हैं आपकी समस्याओं का समाधान, आपके सवालों का जवाब। और ये सब कुछ संभव हो पाता है एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप सवालों से और साथ ही आपके ईमेल से। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही क्या आज का हमारा विषय रहने वाला है जिस पर हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है फसलों में उर्वरकों का प्रयोग और साथ ही हम बात करेंगे मशरूम की खेती पर। दोनों विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई आशंका है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो ये मंच आपके लिए है। अगले 1 घंटे तक आपके सवालों का यहाँ पर स्वागत है। आपको अपने नंबर बता देते हैं जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर ले 1800-113060। दूसरा नंबर देखिए 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें, ये नंबर भी आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध है। 8800520717 8800520717। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस हमारा नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। इसे हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या फिर अपने व्हाट्सएप सवाल भेजें, सभी सवाल हम लाइव कार्यक्रम के दौरान ही शामिल करेंगे। कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें हमारे किसान, जब भी आप कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से कॉल ना करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, बहुत शोर हो, ताकि हम आपको स्पष्ट सुन सकें। इसलिए शांतिपूर्ण जगह से ही कॉल करें। अपनी बात को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। व्हाट्सएप करते हुए अपना क्षेत्र, अपना नाम अवश्य मेंशन करें और इस बात का ध्यान आप अपने ईमेल में भी रखें। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं, जो दो विषय से जुड़े हुए सवाल आपके लेंगे और विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप मुख्य प्रबंधक हैं इंडियन पोटाश नई दिल्ली में। जो हमारा पहला विषय है यानी उर्वरकों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हम डॉक्टर तेवतिया जी से समझेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। और आप निदेशक हैं खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन हिमाचल से। और जो हमारा दूसरा विषय है यानी मशरूम की खेती, उस पर हमारी मदद करेंगे डॉक्टर शर्मा, जानकारी देंगे मशरूम की खेती के बारे में। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी, धन्यवाद। तो मशरूम की खेती पर सर आपसे बात होगी और हमारे दर्शकों के जो कॉल आएंगे, जो सवाल आएंगे, व्हाट्सएप सवाल आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी और कॉल्स जो होंगे वो आप सीधा सुन पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा आज का पहला विषय है यानी फसलों में उर्वरकों के इस्तेमाल की हम बात करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, संतुलित प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है और उचित समय क्या है, मात्रा क्या होती है, कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर तेवतिया जी हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि उर्वरकों का इस्तेमाल क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा जब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे खाद्यान्न में। फिर उसके बाद हरित क्रांति आई, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ और हम खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट हुए, आत्मनिर्भर हुए, हमने विदेशों में भी भेजना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक क्रांति इस क्षेत्र में हमने देखी है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इसका उचित इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके किस तरीके से देखते हैं सर? ये आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। हरित क्रांति से लेके और अब तक किसी समय वो था जब बंगाल फेमाइन आया था और उस समय लगभग 10 लाख लोगों की भारत में भूखमरी से मृत्यु हुई थी। बैगिंग बाउल उस समय कहा जाता था कि एक भिखारी का जो कटोरा कहते हैं इंडिया को कहा जाता था। लेकिन आज हम खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। तो जो हरित क्रांति में हमने नई नई वैरायटीज़ गेहूं की और धान की हम लेकर आए, उनकी रिक्वायरमेंट खाद की बहुत ज़्यादा थी, उनको उर्वरक की बहुत मात्रा की जरूरत थी। नई पॉलिसीज भी बनाई गई उर्वरकों को लेकर। हाँ, जो पंचवर्षीय योजना, 3rd पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को विशेष स्थान दिया गया और सबसे ज़्यादा बजट उसमें दिया गया। और उसका उद्देश्य यही था कि जो हरित क्रांति जो इनसे आएगी, उत्पादन बढ़ाना है हमको। और लेकिन इन जो उच्च उत्पादन वाली जो वैरायटी थी उनका एक रिक्वायरमेंट थी
कि उसमें खाद जो नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक इन फर्टिलाइजर की उचित मात्रा में जब तक इनमें नहीं अप्लाई करेंगे तो इनसे पैदावार नहीं ले सकते थे। तो उस समय फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। मिड 60 में हरित क्रांति के इसके बाद में जो 80 का दशक था उसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी बहुत एकदम से बढ़ी और पैदावार हमारी बढ़ी। देखिए आज हम जब कभी 1950 में हमारा केवल 52 मिलियन टन का उत्पादन था देश में, पार है। आज 332 है, 332 प्रोजेक्टेड है। तो ये कितने गुना जो ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सब हमारे अच्छे बीजों की वजह से, जो खाद की आपूर्ति की है उनकी वजह से, इरिगेटेड एरिया बढ़ने की वजह से ये हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। इसी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो बात आती है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी पैदावार बढ़ेगी तो जो हमारी जमीन में पोषक तत्व हैं उनका भी खनन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पर टन प्रोडक्शन, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो ग्रेन का हो, तो वो उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व जमीन से अवशोषित करेंगे हमारी जो पौधे हैं। तो उसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है प्लांट को। तो आप हमारे किसान भाई शुरू में नाइट्रोजनस पर ज़्यादा ध्यान दिया, यूरिया देते थे, उसके बाद थोड़ा जागृति आई तो डीएपी, और अब पोटास की भी डेफिशिएंसी आने लगी है। तो देखिए जो डेफिशिएंसी आने लगी हमारी ज़मीन में, हर एक मृदा की एक क्षमता होती है कि वो उसमें इतने पोषक तत्व हैं और वो इतना सप्लाई कर सकती है। अगर सर, और जैसे कि आपने बताया कि मृदा भी अलग अलग तरह की होती है और हमारे देश की बात करें तो हम बहुत समृद्ध हैं इस मामले में। विभिन्न तरह की मिट्टियाँ हैं और हर एक मिट्टी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें किस तरह की फसलों को उगाया जा सकता है और साथ ही किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, इसकी पूर्ति और सही मात्रा में पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें, कब कब करें, कब ना करें, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, आपके प्रश्नों को लें। उससे पहले एक बहुत ही अच्छी आप रिपोर्ट देखिएगा जिसमें हम उर्वरकों के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में उर्वरकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन फसलों में उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करना ही अच्छा रहता है। खेतों में संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का असर न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल का मतलब फसल की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को समुचित मात्रा में और उचित अनुपात में उचित समय पर मिट्टी में उपलब्ध कराना है। दरअसल जिस तरह अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसल की खेती की जाती है, उसी तरह अलग अलग फसल या सब्जी के लिए अलग अलग तरह की खाद इस्तेमाल की जाती है। इसलिए फसलों में उर्वरक का उपयोग करने से पहले ये जान लें कि आपके खेत की मिट्टी का गुण क्या है। उर्वरक की मात्रा मिट्टी के पोषक तत्वों पर आधारित होती है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व मौजूद हैं, तो आपको दूसरे लोगों की तुलना में कम उर्वरक का उपयोग करना होगा। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग ज्यादा मात्रा में और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को 3 पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं। कुल मिलाकर खेती के समय मिट्टी या फसलों में जो भी कमियां होती हैं, खाद या उर्वरक तुरंत उसकी पूर्ति कर देते हैं। इससे न सिर्फ फसलों की पैदावार अच्छी होती है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। और जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमने आपको बताई और उर्वरकों से जुड़ी हुई। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप किसी फसल में चाहते हैं कि कौन सी उर्वरक इस्तेमाल किया जाए, उसकी उत्पादकता बढ़ाना है तो क्या करें,
तो बिल्कुल आप हमें कॉल करें और डॉक्टर तिवारी इसमें आपकी मदद करेंगे। और अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय के बारे में, यानी मशरूम की खेती। देखिए, हम खाद्य सुरक्षा में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने काफ़ी बेहतर कर लिया है, लेकिन अब अगली जो चुनौती है वो है पोषण सुरक्षा, यानी कैसे हम न्यूट्रिशन को अपनी थाली तक पहुंचाएं और ऐसे में कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। उन्हीं में से एक है मशरूम। मशरूम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही उन किसानों के लिए वरदान है जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है या फिर भूमिहीन किसान हैं। तो यानी दो तरह से इसके फ़ायदे हैं। तो इसीलिए आज हम मशरूम की खेती पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर शर्मा हैं। डॉक्टर शर्मा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बीच में ब्रेक हो रही है आवाज थोड़ी, लेकिन ठीक है। सर, मेरा सवाल मशरूम की खेती से जुड़ा हुआ है। मशरूम की खेती आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया सबसे पहले, और पहले आपने बड़ा क्लियर किया कि आज हमारे देश ने जो थी खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन पौष्टिक सुरक्षा प्राप्त करना भी बाकी है। अगर हम नजर दौड़ाएं तो मशरूम की खेती से बढ़िया इस दिशा में कोई भी फसल दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि मशरूम की खेती के लिए बहुत ही कम जमीन की जरूरत पड़ती है, नंबर एक। दूसरा, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। और मशरूम की खेती को हम एग्रो वेस्ट, जो कि जैसे हमारा खाद्यान्न बढ़ रहे हैं उसकी पैदावार, तो जो उसका वेस्ट पैदावार होता है, जो अवशेष पैदा होते हैं, उसका प्रयोग हम मशरूम की खेती के लिए कर सकते हैं। और विशेषकर मैं बात करना चाहूंगा पुआल की, जो कि धान का एक वेस्ट है जिसको किसान जलाते हैं। तो मशरूम की जो इसका जो एक पौष्टिक भोजन है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट 35 से 40% है, और मशरूम की जो प्रोटीन है उसमें सारे के सारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है बहुत हाई है, लगभग 100% 90% से ऊपर इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है। दूसरा, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर स्टार्चिन पाया जाता है। जितने भी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मशरूम की खेती एक बहुत ही वरदान है जी। इसके साथ ही फैट की बात करें तो मशरूम के अंदर जो एक कोलेस्ट्रोल है नहीं पाया जाता, तो फैट कंटेंट कम होते हैं, लेकिन फ्रेंडली फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसके साथ ही जहां तक विटामिन की बात करें, विटामिन बी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, और खासकर जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। जहां तक खनिज की बात है, मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन विशेषकर मैं बात करना चाहूंगा सिलेनियम और कॉपर और पोटाशियम की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, वो ये मशरूम में पाए जाते हैं। फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। इसके साथ साथ कई तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिसकी न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेडिसिनल उनकी वैल्यूज होती हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जो मशरूम है बहुत ही अच्छा भोजन है, पौष्टिक भोजन है, और इसकी पैदावार पर हेक्टेयर जमीन पे लगभग, अगर धान और इसकी गेहूं की फसल से हम कंपैरिजन करें, तो जहां धान और गेहूं की फसल दोनों मिलकर के 1 हेक्टेयर जमीन पे 10 टन के करीब साल में पैदावार देगी, मशरूम से हम लगभग 600 से 700 टन तक 1 हेक्टेयर जमीन से पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने जी अंत में कुछ भी वेस्ट नहीं बचता। बिल्कुल सर, आपने बहुत 1 किलो जब मशरूम पैदा करते हैं तो 5 किलो उसके ऊपर स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट बचा है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद बन जाती है, जिसको हम सब्जियों के लिए, फलदार पौधों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, मशरूम के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। यानी ना सिर्फ किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि उपभोक्ता के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए भी मशरूम किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए बातचीत की हम शुरुआत करें, मशरूम पर और जानकारियाँ हासिल करें। आपकी कॉल्स लें, उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मशरूम की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। महिलाएं भी मशरूम की खेती को काफी आसानी से कर सकती हैं। बता दें कि अलग अलग मौसम के हिसाब से मशरूम की कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, आयस्टर मशरूम और दुधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दुधिया मशरूम भारत की ही देन है। आयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनिया सल्फेट, यूरिया पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से ज्यादा पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए।
इस तरह से तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला दें। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। मशरूम की खेती करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लेना बेहतर रहता है। ट्रेनिंग लेकर सही मार्गदर्शन से अगर मशरूम की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में अंत में हमारी एक लाइन थी कि अगर आप ट्रेनिंग लेकर मशरूम की खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। और क्योंकि आज का दौर अब पूरी तरह से बदल चुका है, कृषि में हम देख रहे हैं कि हमारे युवा भी आ रहे हैं और इसे व्यावसायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और मशरूम की खेती भी इन्हीं में से एक है जिसे आप अगर व्यावसायिक स्तर तक लेकर जाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी बहुत आवश्यक है। आगे इस पर हम बात करेंगे। और आज के दोनों विषयों के बारे में हमने जान लिया है। हमारे टोल फ्री नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर पता है, ईमेल पता है। तो इंतज़ार किस बात का है? कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपने सवाल ईमेल कीजिए और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधा बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर तेवतिया, अब हम उर्वरकों के प्रयोग पर बात करते हैं। और देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि उर्वरकों के इस्तेमाल से ही हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं खाद्यान्न में। लेकिन अब ये समय भी आ गया है जब हमें ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये उर्वरक फायदे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे नुकसान भी अब हो रहा है मिट्टी को। मतलब सही अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये उचित इस्तेमाल है। तो इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो जमीन की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों के लिए आवश्यक होता है ऑर्गेनिक मैटर, और वो जो 0.5% हुआ करता था कभी 1960 में, वो आज 0.2 पहुंच चुका है और उससे भी नीचे पहुंच चुका है। तो जो और उसके साथ साथ जो ये पोषक तत्व हैं, देखिए नाइट्रोजन है, मेन है, वो लगभग ऑर्गेनिक मैटर 85% सॉइल्स में डेफिशिएंट हो चुका है। नाइट्रोजन जो है वो कम से कम 87% में, और पोटास, ये फॉस्फोरस तो और भी ज़्यादा है, 91% सॉइल्स में डेफिशिएंट है, और अब 71% में पोटास भी डेफिशिएंट हो चुका है। और देखिए उसके बाद बोरोन हमारे किसान भाई बहुत कम डालते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 47% जमीनों में बोरोन की भी डेफिशिएंसी हो चुकी है। 39% जमीनों में जिंक की कमी हो चुकी है। 37% जमीनों में आयरन की कमी हो चुकी है, और आपके कॉपर की भी 6%, और मैग्नीज भी कम से कम 23% जमीनों में इन तत्वों की कमी हो चुकी है। मेरा बताने का ये मतलब है कि NPK ही नहीं, अब जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, जो आवश्यक पोषक तत्व और फसल के विकास का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो पोषक तत्व हैं, सारे आवश्यक पोषक तत्व, अगर इनमें से कोई एक पोषक तत्व भी नहीं होगा तो पौधे की पूरा विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, जो गलत इस्तेमाल की बात, ये कहाँ से ये नैरेटिव बना। देखिए, हाँ, हम जब एक जमीन से तत्व निकाल रहे हैं, 17 पोषक तत्व निकाल रहे हैं हम जब जमीन से, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उस जमीन में उतना लौटाए भी जिससे कि आगे आने वाली फसल को वो निरंतर उसकी सप्लाई देता रहे। जी जी जी। क्या हुई है चूक जो है, वो ये हुई है कि जो हमने पोषक तत्वों का जो इस्तेमाल किया है वो बिना सॉइल टेस्टिंग के किया है। बिल्कुल। क्यों जमीनों की जांच नहीं की। उसमें क्या है, नाइट्रोजन देते गए, किसान ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालते हैं, और वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको डालना भूल जाते हैं। तो उसका असर क्या हुआ जी, जो 70 के दशक में जो 1 किलो NPK डालने से हमको 13 किलो खाद्यान्न मिलता था, वो आज 1 किलो NPK डालने से केवल 3 से 4 किलो मिलने लगा है। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें रिसर्च होनी चाहिए थी कि ऐसा हुआ क्यों। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट, मैं सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट कहूँगा, बिना रिसर्च के ये कहने लगे
कि ये रासायनिक खादों ने जमीन खराब कर दी है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर आप इनका संतुलित उर्वरक उपयोग करेंगे तो ये जो है, देखिए जैसे मनुष्य के लिए खाना है वैसे ही पौधों के लिए उर्वरक जो है एक फूड है, वो फूड का काम करते हैं। वो कोई ये नहीं करते मृदा खराब कर दी, ये कर दी। अगर संतुलित आपका फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो उपज आपकी कम होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, वो आपकी कमी है कि आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमने इस विषय को भी रखा है कि फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। और देखिए उर्वरकों का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रासायनिक उर्वरक हैं, जैविक उर्वरक भी हैं। आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका संतुलित इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि सर का भी कहना है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपके सवाल भी हम लेते रहेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फसलों में उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में, साथ ही हम जानकारी दे रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, एक जहाँ खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ, वहीं दूसरा पोषण सुरक्षा से और किसानों की आय से भी। आइए बात करते हैं, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम सवाल लें मशरूम पर। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है, नंद स्वरूप जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे हम बात करें। स्वागत है नंद स्वरूप जी, हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो पोषक तत्व वाली बात है, तो मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि हम लोग जो है ये जो हरी खाद अगर खेतों में तैयार करें, इसके बाद फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र में हम उन फसलों को लें जिसमें दलहनी हो, तिलहनी हो, खाद्यान्न की फसलें हो, हमारी सब्जी की फसलें हो, और वो फसलें भी हम उसमें करें जो उथली जड़ वाली हो, गहरी जड़ वाली हो। इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा। और दूसरी मशरूम के बारे में ये एक चीज जानना चाहता हूँ कि हम लोग छप्पर का बना करके उसमें इसका खेती करते हैं, उसमें ये होता कभी आग लग जाती, कभी आंधी तूफान आते, छपड़े गिर जाते, कच्ची जमीन होती तो वहाँ मूस खोद करके सब बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी दशा में क्या हम पक्के घर में इसको मशरूम को पैदा कर सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है दोनों के भी। और नंद स्वरूप हमारे बहुत ही रेगुलर दर्शक हैं और बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं सर, तो इन्होंने तो अपने ही सवालों में ही मुझे लगता है जवाब भी दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे? इनका जो सवाल था हरी खाद का जी, वो बहुत ही अच्छा सवाल है। और आज हरी खाद, फसल चक्र, और कितनी गहरी मिट्टी में फसलें लें, ये सब और कुछ जानना ये समय की मांग है। जैसा मैं बता रहा, मैंने पहले ही बताया, जो 1960 में हमारी जमीनों में 0.5% ऑर्गेनिक मैटर था, अब 0.2 या उससे कम रह गया। तो जो ये हरी खाद की बात करें तो उससे ऑर्गेनिक मैटर खेत में बढ़ेगा। तो मिश्रा जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप जो हरी खाद खेत में डालने की बात कर रहे हैं। दो फसलों के बीच में, जैसे आप गेहूं और धान के बीच में 2 महीने रह जाते हैं, उसमें आप हरी खाद करके खेत में मिला दीजिए, उसके बाद धान बोइए उसमें, और आप उसमें 25% रासायनिक खादों की डोज कम भी कर सकते हैं। अगर आपने हरी खाद ढैंचा खेत में तुरंत मिलाई है, उसको सूखने ना दें, हरी जब वो पलट दें उसे, फॉलिएज को उसमें खेत में पलट दें, उसमें जुताई कर दें और पानी भर के तुरंत उसमें धान लगा दें, बहुत बढ़िया धान आपका होगा। जी जी। और मृदा को टेस्ट कराएं, मृदा टेस्ट करा के आपको ये पता चलेगा
कि मेरे खेत में कौन सा पोषक तत्व डालने की जरूरत है और कौन से की डालने की जरूरत नहीं है, और डालूं तो कितनी मात्रा में डालूं। ये जो सॉइल टेस्टिंग जो लैब है ये अपनी रिपोर्ट में पूरा उसका ब्यौरा देती हैं कि आपको कितना कितना डालना है। जी अच्छा सर, इनका फसल चक्र से जुड़ा भी सवाल था एक। फसल चक्र, देखिए फसल चक्र बहुत ही जरूरी है। फसल चक्र क्या करता है कि फसल चक्र जब ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि किसी की जड़ गहरी जाती है, किसी की तो देखिए जो उर्वरता है मिट्टी में, जब हम डिफरेंट डेप्थ की जो फसल बोएंगे तो वो एक फसल नीचे से लेगी पोषकता, तो दूसरी फसल ऊपर जिसकी होगी तो ऊपर से लेंगे, तो उसको जो उसकी क्षमता जो है न्यूट्रिएंट की कार्य क्षमता उसका वो ज़्यादा रहेगी और जमीन से ज़्यादा पोषक तत्व लेकर और उसको डिफरेंट क्रॉप में डाल सकते हैं। दूसरी बात ये दलहनी फसलों की इन्होंने बात की थी। दलहनी फसलें एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती है, स्थिर करती है जमीन में, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। दूसरा उसके फॉलिएज को जमीन में मिला देते हैं तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल था मशरूम से जुड़ा हुआ। डॉक्टर शर्मा हमारे दर्शक हैं नंद स्वरूप जी, इन्होंने कुछ बहुत ही व्यवहारिक समस्याओं का जिक्र किया है यहाँ पर कि मशरूम की खेती अगर वो छत पर करते हैं, जिन किसानों के पास मान लीजिए भूमि नहीं है, तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। ज़मीन पर करते हैं तो चूहे जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो काट देते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं, तो इसका क्या निवारण हो सकता है? बात बीच बीच में कट रही है तो बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन मशरूम की खेती बंद कमरे में एक इंडोर क्रॉप है, छत के ऊपर करना संभव नहीं है मशरूम की खेती को। ठीक है सर। हमें कमरे के अंदर करना पड़ता है, और क्योंकि इसके लिए एक विशेष वातावरण चाहिए होता है, विशेष टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर हम सीजनल खेती, मौसमी खेती भी संभव है, क्योंकि अलग अलग मशरूम को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ग्रो किया जाता है। लेकिन उसको भी जब हम अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करेंगे तब भी हमें कमरे के अंदर ही उसको रखना पड़ेगा, बैग्स वगैरह को, और जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है उसके ऊपर प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि कमरों के अंदर हमें एक विशेष वातावरण को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम मशरूम की खेती कर पाएंगे। जी सर, ये चूहों की समस्या की बात कर रहे थे कि अगर जमीन पर करते हैं तो चूहों की समस्या हो जाती है मशरूम की खेती में, मतलब चूहों के लिए अगर करते हैं तो उसके लिए हम वो जो एक पिंजरा वगैरह उसको लगाना पड़ता है, और उनका तो देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि खासकर जमीन के ऊपर नहीं करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मशरूम की खेती की जाती है जनरली, ताकि हम उसको जमीन से ऊपर रख पाए। अदरवाइज ऐसी समस्या आती है, लेकिन उसको भी फिर कुछ जाली वगैरह लगा करके चूहों का प्रबंधन करना पड़ता है, अलग से एक तरह से उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है सर। हमारे एक दर्शक हैं विपिन है, जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश से कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? जी नमस्कार मैम। नमस्कार विपिन जी। जी तेवतिया जी को भी नमस्कार, ये तो पुराने मित्र हमारे आकाशवाणी के। दो सवाल पूछने थे मैम जी। मैं पहला ही जानना चाह रहा था कि क्या मृदा हेल्थ कार्ड के बिना फसलों में उर्वरकों का प्रबंधन संभव है या फिर नहीं है। दूसरा सवाल में था कि अगर वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद की ओर जाया जाए तो फिर क्या रासायनिक खादों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी या फिर भी डालने पड़ेंगे। ठीक है विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों सवालों के लिए, अच्छे सवाल हैं आपके। पहला तो ये कि क्या सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत आवश्यक है, क्या मृदा का टेस्ट कराया जाए या ना कराया जाए, उसके बिना भी क्या फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है? सर किसान तो पहले ऐसे ही करते थे। देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसके हिसाब से आप उर्वरक डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो मोटे मोटे तौर पे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी गई है फसल के लिए। जैसे अगर धान की बात करें तो 150-60-40 की है, 150 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास, तो इस बेस पर आप डाल सकते हैं उसको। लेकिन डालने के लिए ये मात्रा ही जानना ही जरूरी नहीं है, उनको डालने का तरीका और उनको डालने का समय ये जानना बहुत जरूरी है, अगर उनकी कार्य क्षमता को आपको बढ़ाना है और आपके पैसे का सही सदुपयोग आपको करना है जी। तो देखिए मैं आपको 4 आर बताऊंगा। आर होती है ना, राइट के लिए जो आर बनती है, तो देखिए कोई भी हो, चाहे आपका कृषि आदान हो, कोई भी, चाहे आपका पेस्टिसाइड हो, चाहे आपका उर्वरक हो, 4 आर का मतलब पहली बात तो आपका सोर्स सही होना चाहिए, राइट सोर्स।
वो सही यानी सही जगह से लें, सही प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा। कि भाई जो जिस चीज के डालने की जरूरत है वही हम डाल रहे हैं। दूसरा होता है राइट डोज, उसकी मात्रा वो सही होनी चाहिए, जितनी हमारी फसल को ध्यान में रखते हुए उसकी रिक्वायरमेंट, और प्लस हमारे जमीन की सॉइल फर्टिलिटी को ध्यान रखते हुए जो सॉइल टेस्ट के द्वारा बताई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी डोज निर्धारित करें। तीसरा आर होता है राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी डालने का सही तरीका, विधि। और चौथा आर होता है कि उस उर्वरक को डालने का सही समय, राइट टाइम। ये 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। और देखिए मैं मोटा मोटा यूरिया, डीएपी, एमओपी और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, ये चारों आर के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे आगे बात करेंगे। तो 4 आर्स अभी आपने बताए हैं। अब मशरूम से जुड़ा हुआ सवाल था हमारे वर्मी कंपोस्ट के बारे में सर, इन्होंने जानना चाहा कि वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें तो क्या? वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, सब पर बात करेंगे। ये जैविक फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें डालना जमीन में ऑर्गेनिक मैटर को 1.5% से ज्यादा रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर ये कहेंगे, देखिए इन्होंने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि भाई क्या हम इनके अलावा फिर रासायनिक की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। वो देखो उस पर जरूरत होगा कि आपकी पैदावार कितना लेना चाहते हैं आप उससे। अगर पैदावार आप भरपूर लेना चाहते हैं तो रासायनिक खाद की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आपकी ये है कि भाई मेरे को जो है केवल जैविक प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को खाद नहीं डालनी है, तो आपकी मर्जी है, पैदावार आपकी घटेगी। लेकिन मैं इनकी एक शंका का समाधान कर देता हूँ कि जो विषैले फूड बनते हैं, जो हमारा अनाज हो, दालें हो, जो जिनकी वजह से इन ऑर्गेनिक खेती की तरफ गए, उसमें फर्टिलाइजर को बेशक उसमें अलग रखा गया कि रासायनिक उर्वरक ना डाले जाएं, लेकिन एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो विषाक्तता आती है फूड में, जो पॉइजन आता है फूड में, वो फर्टिलाइजर से कभी नहीं आता, वो आता है पेस्टिसाइड से। और जो अगर ये कहते हैं कि स्वाद अलग हो जाता है, ये सब वो बेकार की बातें हैं। अगर जैसे आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालोगे, वर्मी कंपोस्ट डालोगे, तो उनमें क्या होते हैं, इनमें खाद, हरी खाद डालोगे, इनमें सारे के सारे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व को लगा के सब बैलेंस मात्रा में होते हैं। बिल्कुल। तो बैलेंस मात्रा में जब किसी भी पौधे में, फ्रूट में, अनाज में जब पोषक तत्व होंगे तो उसका टेस्ट अपने आप बेहतर होगा। बिल्कुल, डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी तरह की। तो यही पोषक तत्व आप ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छा रखें और सारे पोषक तत्व जरूरत के इस्तेमाल करें, जरूरत के अनुसार, तो वो ही रिजल्ट फूड में मिलेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने 4 आर्स के बारे में बताया, तो बारी बारी से उसके बारे में भी हम जानेंगे। और सर हम ये भी समझेंगे कि जो फसलें अभी आने का समय हो गया है, मतलब धान का समय है, जो हम अगली फसलें लेंगे, तो उनको लेकर उर्वरकों का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए, नर्सरी में कैसे प्रयोग करें, जानेंगे इसके बारे में भी। और मशरूम से जुड़े हुए भी जो प्रश्न हैं वो भी अपने हम विशेषज्ञ तक पहुँचाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें फसलों में उर्वरकों के इस्तेमाल की और साथ ही मशरूम की खेती पर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। आप अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका? मैम अजय जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। ट्रेनिंग के लिए जानना चाहते हैं, चिक्कर राजस्थान में कहाँ पे मिलेगी? किस मशरूम की ट्रेनिंग के लिए, खेती के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं। मशरूम की ट्रेनिंग, ठीक है। आप राजस्थान सीकर से हमारे साथ अजय जी हैं, ठीक है। डॉक्टर शर्मा हमारे दर्शक हैं अजय, जो कि राजस्थान सीकर से हैं और सीकर में ये मशरूम की खेती करना चाहते हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे सर? जी अजय जी, मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग करना बहुत ही आवश्यक है और आपकी इच्छा भी है। तो इसके लिए हमारा जो संस्थान है, जो कि सोलन में स्थित है हिमाचल प्रदेश में, हम हर महीने 1 या 2 ट्रेनिंग्स का यहाँ पे आयोजन करते हैं, जिसकी पूरी जो जानकारी हमारी वेबसाइट जो कि dmr.icr.gov.in है, इसके ऊपर उपलब्ध रहती है। जैसे आजकल भी हमारा एक प्रोग्राम किसानों के लिए चल रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 दिन का होता है और एक एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 9 दिन का प्रोग्राम चलता है। हर महीने 1 या दूसरी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप उसका जो जानकारी है, जिसमें मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट पे है, उसका पोर्टल खुलता है, उसमें आप अपने को एडमिट कर सकते हैं। उसका कुछ फी है, उसको जमा करवा दीजिए। और फीस जमा नहीं होती है, उसके बावजूद भी आप आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। उस डेट को आपको यहाँ पे उस ट्रेनिंग में, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको एनरोल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप राजस्थान से हैं तो वहाँ पे हमारा जो है कुछ एक अखिल भारतीय खुम्ब अनुसंधान परियोजना का केंद्र है उदयपुर में, वहाँ पे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। एक मुरथल में सोनीपत के पास भी एक केंद्र है हमारा, जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जाके प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ पे सोलन में आके प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रहण करें और वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन जो कि dmrsolan.icr.gov.in, इस पे आप इसको विजिट करते रहें, सारी जानकारी वहाँ लेंगे और आप किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे ट्रेनिंग के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते थे, उसके बारे में अभी आपने वैसे जानकारी दी। एक और दर्शक है, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम जी, महेश शेट्टी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आप सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। स्वागत है शेट्टी जी, बताइए क्या प्रश्न है? मुझे टमाटर के लिए ड्रिप से उर्वरक कितनी बार देनी चाहिए हफ्ते में, और कितना किलो एकड़ के लिए? उर्वरक ड्रिप से किस तरीके से देना चाहिए, कितनी बार? सर कुछ पूछना चाहते हैं सर? हाँ देखिए, ड्रिप से अगर आपको फर्टिलाइजर देना है तो आपको पूरी क्रॉप का एक शेड्यूल बनाना होगा और वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर उसमें डालने होंगे। बेटर ये होगा कि जो टमाटर के, देखिए एक जो जनरली डाले जाते हैं उर्वरक, उनका सिद्धांत बिल्कुल अलग होता है, लेकिन आप ड्रिप इरिगेशन के साथ में डाल रहे हैं, उसका एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो आप विशेषज्ञ से, किसी ने जिससे आपने ड्रिप इरिगेशन लगवाई हो, उससे या टमाटर के किसी स्पेशलिस्ट से आप बात करें, वो आपको वीकली एक शेड्यूल बना के देगा कि इतना आपका, क्योंकि उसमें वाटर डिस्चार्ज देखा जाएगा, कितना वाटर आपका बोरिंग उसका है, डिलीवरी कितनी हो रही है पानी की, उस पानी के साथ में कितना फर्टिलाइजर जाएगा। तो ऐसे एक ब्लैंक कोई भी आपको बताए उस पर विश्वास ना करके आप एक शेड्यूल बनाइए पूरा टोटल पूरे अपनी फसल का, तो बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है, बहुत अच्छी पैदावार होगी आपकी। लेकिन उर्वरक के बारे में आप, जैसा कि मैंने बताया, पूरा शेड्यूल बनवाइए आप एक विशेषज्ञ से। ठीक है सर, तो आप विशेषज्ञ हैं ही हमारे साथ। तो जो 4 Rs हैं, जिसमें राइट सोर्स, राइट आपने बताया डोज और राइट मेथड और टाइम, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। बिल्कुल। तो हम राइट सोर्स से शुरुआत करते हैं। हाँ। 4 Rs में देखिए, मैं इतना तो टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि सारे उर्वरक के बारे में बताऊं, लेकिन मैं मोटा मोटा सबसे पहले यूरिया सबसे ज़्यादा डाला जाता है। पूरे फर्टिलाइजर जितने डलते हैं उससे आधे से ज़्यादा यूरिया डलता है पूरे देश में। तो उसको, यूरिया को डालने के लिए हमें यूरिया की प्रॉपर्टी को जानना होगा। जो नाइट्रोजन होती है वो मोबाइल होती है। मोबाइल मतलब कि नमी जहाँ जहाँ होगी उसके साथ साथ वहाँ अपने आप अवशोषित हो जाएगी। तो उससे क्या है कि एक तो ये फायदा है कि सब जगह पहुंच जाएगी, लेकिन नुकसान ये है अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे, हमारे पौधों को कम मिलेगी और लीचिंग होकर नीचे जा सकती है,
या इवेपोरेट होके ऊपर जा चले सकती है। तो इसलिए उसको स्प्लिट डोज का सिद्धांत करते हैं। स्प्लिट मतलब छोटी छोटी डोज। अगर आपको 150 किलो नाइट्रोजन धान में देनी है तो 50 किलो दीजिए आप बोते समय, 50 किलो दीजिए आप उसके फिर 45 दिन बाद, और उसके बाद में फिर आप जो है 90 दिन बाद में आप 1/3 दीजिए। तो और जो पोटास है और फॉस्फेट है उनको पूरी की पूरी मात्रा आप बुआई के समय दीजिए, क्योंकि वो मोबाइल नहीं होते। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को जहां भी डाल दोगे, इसको कहा जाता है आप इसको रूट जोन में डालिए। रूट में जहां रूट फैलेंगी तभी इसको प्लांट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो धान की फसल लगा दी, आप ऊपर से डीएपी डालने लगे और वो नीचे पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा जो किसान भाई कुछ ये रॉन्ग प्रैक्टिस है कि धान हो या गन्ना हो, इन फसलों में ऊपर से बोने के बाद में ऊपर से डालते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है ऊपर, क्योंकि जड़ें कभी भी ऊपर नहीं आती नीचे से। तो जड़ें नीचे जाती हैं और वो नीचे जाएगा नहीं, तो जड़ों का उसका मेल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा फास्फोरस को रूट जोन में डालना चाहिए। फास्फोरस के बाद ये जो पोटास है, रूट जोन मतलब कैसे डालते हैं सर रूट्स में? रूट जोन में देखिए जो बुआई करते समय तभी डालते हैं। इसको मिट्टी में मिलाएंगे नीचे तो वो अपने आप रूट जोन में सारा फैल जाएगा। आप ये करिए। ऐसे ही पोटेशिक फर्टिलाइजर को भी बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। ठीक है सर, एक कॉलर है, सवाल ले लेते हैं उनका। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, हापुड़ से हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है हेलो किसान में। सर बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार कृष्ण जी। कृष्ण कुमार, ग्राम सिलारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है सर। मेरा सवाल यह है कि हम क्या हापुड़ जिले के आसपास भी मशरूम की खेती कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या हमें मैनेजमेंट, क्या टेम्परेचर, क्या कुछ सब कुछ देखना पड़ेगा? ठीक है सर, बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर शर्मा, हापुड़ से हमारे दर्शक हैं। अच्छी बात है कि दिल्ली के आसपास के जो हमारे किसान हैं उनके लिए बाजार बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहती, बाजार उन्हें बना बनाया मिल जाता है। तो क्या ये हापुड़ में मशरूम की खेती कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, ये मशरूम की खेती कहीं पे भी संभव है भारतवर्ष में। और हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में कई तरह के वातावरण, कई तरह के क्लाइमेट पाया जाता है, क्योंकि वेरी एग्रो क्लाइमेट रीजन्स हैं। और जितने मशरूम हैं, क्योंकि दुनिया में लगभग 60 मशरूम की खेती कर रहे हैं इस पे कमर्शियल स्केल पे, जबकि भारतवर्ष में अभी हम लगभग 14-15 मशरूम की खेती ही कर रहे हैं। तो कुछ मशरूम ऐसे हैं, जैसे बटन मशरूम जो सबसे लोकप्रिय मशरूम है भारत के बाजार में, उसकी खेती ठंड के दिनों में लगभग 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड या जो विंटर्स होती हैं उस वक्त हम करते हैं। जब तापमान थोड़ा बढ़ता है, स्प्रिंग का सीजन आता है, तो हम दूसरा मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, जिसे कॉमनली हम लोग ढेंगरी मशरूम बोलते हैं, उसमें कई प्रजातियां हैं जो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको ग्रो कर सकते हैं। जब वातावरण थोड़ा ज्यादा, जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा जाता है, तो हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं, या पैडी स्टार मशरूम जो कि उड़ीसा में बहुत ही लोकप्रिय मशरूम है, उसकी खेती भी कर सकते हैं। दूसरे कई औषधीय मशरूम हैं और खाने वाले मशरूम है, जैसे स्टाके मशरूम दुनिया का नंबर 1 मशरूम है, बहुत ही अच्छा है, उसके पौष्टिक गुण है, उसकी खेती हम लगभग 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। तो मशरूम की खेती कहीं पे भी संभव है। अगर मौसमी खेती करनी है तो मौसम के हिसाब से मशरूम का चयन करना पड़ेगा। अगर हम वातावरण को कंट्रोल कर पाए तो एक मशरूम की खेती पूरा वर्ष भर हम कहीं पर भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कौन कौन से अच्छी, मतलब हमारे देश में तो मुख्य रूप से बटन मशरूम ही काफ़ी लोकप्रिय है, कौन से समय में आप कर सकते हैं, लेकिन बस आपको वो एक माइक्रो क्लाइमेट जिसे कहते हैं सर, वो मेंटेन करने की आवश्यकता होती है जब आपको मशरूम की खेती करनी है। अब सर हम बात कर लेते हैं, जो हम आर्स की बात करें, सोर्स के बारे में आपने बता दिया सर, राइट डोज के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें उर्वरकों में। हाँ देखिए, मैंने जैसे बताया, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप मृदा का परीक्षण कराएं। मृदा का परीक्षण कराने से आपको ये पता चलेगा मेरे खेत में क्या फर्टिलिटी लेवल है और मैं कौन सी क्रॉप हो रहा हूँ और उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, मृदा परीक्षण से क्या लाभ होता है, कभी कभी किसान क्या है कि ये दूसरा किसान इस खाद को डाल रहा है तो मैं भी डाल देता हूँ, चाहे उसके जरूरत है उसके फसल को या नहीं है। उससे क्या होता है, उसका पैसा बेकार जाता है, लागत बढ़ती है। हाँ, लागत बढ़ जाती है, जबकि जिसकी चीज की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे उर्वरक है, देखिए बहुत ज्यादा कीमत है आजकल, और वो बिना जरूरत जाने अगर आप डालेंगे तो आपका जो लागत है, जो उत्पादन लागत, वो बहुत बढ़ जाएगी। उसी पैसे को अगर आप उस उर्वरक को डालें जिसकी कमी मृदा टेस्ट में बताई गई है, तो आपको ज्यादा, एक तो आपकी फसल बढ़ेगी, एक दूसरा अनावश्यक आप गलत उर्वरक पे जो डालने वाले थे खर्चा, वो आपका बचेगा। तो देखिए,
तो इसलिए मात्रा हर एक फसल में अलग अलग होती है। जैसे मैंने अभी बताया, धान में जैसे 150 60 40 डालते हैं, वही अगर गन्ने की बात करें तो 180 N 60 फास्फोरस और 60 पोटास डालते हैं। तो वो उसी तरीके से अलग अलग हमको अलग अलग फसल के हिसाब से उर्वरक को डालना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए मशरूम पर बात कर लेते हैं। सर, मशरूम के बारे में ट्रेनिंग पर कई सवाल आए, ट्रेनिंग के बारे में हमने जाना। अब मशरूम के जो दर्शक खेती करना चाहते हैं उन्हें और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे वो मशरूम की खेती के लिए कमरे को तैयार करें, क्या क्या इसकी शुरुआत में किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है? मशरूम की खेती के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, क्योंकि मशरूम की खेती थोड़ी सी जो हम आम जो खेती करते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। एक टेक्निकल एक जॉब होती है मशरूम की खेती। तो सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि मशरूम की खेती अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसका प्रशिक्षण ग्रहण करें, आप इसकी ट्रेनिंग लें सबसे पहले तो। और ट्रेनिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारा जो संस्थान है वो हर महीने 1 या 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाता है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हमारे 32 कुंभ अनुसंधान परियोजना है जो कि अखिल भारतीय कुंभ अनुसंधान परियोजना का हिस्सा है। जी सर। और ये 26 राज्यों में फैली है, तो उसकी जानकारी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर है, वहाँ जाके प्रशिक्षण कार्यक्रम। सर, वेबसाइट के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है जहाँ वो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं? ये हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस है dmrsolan.icar.gov.in। जी जी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, dmrsolan.icar.gov.in। DMR सोलन, ठीक है जी। और दूसरी जो बात है कि मशरूम की जो फसल होती है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ जो टिकाऊ क्षमता है बहुत ही कम है। जी जी। तो सबसे पहले आपको जब भी आप बड़ी इसका प्रोजेक्ट लगाने की सोचें तो आप कम से कम मार्केट का सर्वे जरूर करें कि आपका मशरूम की खपत कितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, इसका भंडारण करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक चुनौती अवश्य आती है किसानों के सामने। फिलहाल सर हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद भी हम दर्शकों के कॉल्स लेते रहेंगे और दोनों विषयों पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके सवालों का स्वागत है। ब्रेक के बाद भी छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कॉलर है वंदना यादव, जिन्होंने खंडवा से हमें कॉल किया है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी वंदना जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि खंडवा जिले में गर्मी का तापमान ज्यादा रहता है, तो मशरूम की खेती की जा सकती है कि नहीं? ठीक है, मध्य प्रदेश खंडवा से हैं आप। डॉक्टर शर्मा, हमारे दर्शक हैं वंदना, ये मशरूम की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। वंदना जी, कुछ मशरूम ऐसे हैं जिसकी खेती हम हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जैसे मिल्की मशरूम है, दूधिया मशरूम। इसकी खेती लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मशरूम की खेती निश्चित तौर पे आपको बंद कमरे में करनी पड़ेगी, या जो दूधिया मशरूम है उसकी खेती एक झोंपड़ी जैसी बना करके भी आप तापमान को मेंटेन करें। और जो ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी काफी ज्यादा आपको रखनी पड़ेगी, लगभग 85% से लेकर 90%। और दूसरा एक पेडिस्ट्रा मशरूम है, पुआल वाला मशरूम, लेकिन उसकी थोड़ी डीमेरिट है कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, कि उसी दिन उस मशरूम का प्रयोग होना चाहिए। उस मशरूम की खेती लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। एक औषधीय मशरूम भी है जिसकी खेती काफी लोकप्रिय है राजस्थान में, जिसको ऋषि मशरूम बोला जाता है, लेकिन वो प्योरली औषधीय मशरूम है जिसको सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी ही परचेज करती है और उसकी दवाइयां बनती हैं, चाय कॉफी के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये कुछ 3-4 ऐसे मशरूम हैं। और ढींगरी का जो मशरूम है उसमें भी एक हैप्लोटस ईओस करके प्रजाति है, उसकी खेती भी आप जो ज्यादा तापमान है लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक आप कर सकती हैं। जी सर, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से मशरूम जो हैं जो हाई टेम्परेचर इलाके हैं वहाँ पर की जा सकती है, अधिक जहाँ पर तापमान होता है। अब सर हम आर्स की बात कर रहे थे जिसमें अभी राइट मेथड के बारे में जान लेते हैं, यानी सही विधि क्या है उर्वरकों के इस्तेमाल की। देखिए, मैं यूरिया के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजन क्योंकि हाईली मोबाइल है और लॉसेस इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अब जब आप यूरिया का प्रयोग करें खेत में तो आपका पैर टिकना चाहिए। जैसे पानी लगाने के बाद में जब पैर टिकने लगता है उस पर हल्की हल्की नमी रहती है, उस समय यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और किस समय चाहिए? दिन में देखिए, धूप में कभी भी यूरिया का इस्तेमाल मत करो क्योंकि उसका अमोनिया बनकर वॉलेटिलाइजेशन हो जाता है और लॉस हो जाता है। कभी भी जब ओस पड़ रही हो जाड़ों में, पानी हो पत्ते पे, तब यूरिया का इस्तेमाल मत करो क्योंकि वो चिपक जाता है उस पे पत्ते पे और उसको हानि पहुंचाता है। और तो फिर कब इस्तेमाल करें? देखिए, जब 3-4 बजे जब दिन ढलने लगे, धूप की अपना जो तेजी है वो कम होने लगे, उसके बाद आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आगे रात आने वाली है, टेम्परेचर डाउन आने वाला है, तो इतनी देर में वो अपने को पूरे जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नाइट्रोजन और पूरे पौधों को मिलना। कई बार हमने देखा कि किसान मतलब चढ़ते दिन के साथ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो मैं उनको गलत है वो गलत है क्योंकि उसको तो पूरी धूप उसके ऊपर से गुजरेगी तो वॉलेटिलाइज होकर उसके लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सर। देखिए, जो हमारा पैसा हम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल, उसका सदुपयोग हो, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, चलिए हमने मेथड की बात कर ली और टाइम यानी उचित समय क्या है फसलों में, क्योंकि अभी हम मुझे लगता है धान और गन्ने पर ही हम बात करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि उसी का समय आ रहा है। लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। और अगर आप हमें जो भी हमें कॉल कर रहे थे, ये मैसेज उनके लिए कि अगर आप हमें टेलीविज़न पर देख रहे हैं अभी तो आप फिर से हमें ट्राई करें या फिर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर दीजिए, हम साथ साथ कार्यक्रम में आपके सवाल को शामिल कर लेंगे। अब मशरूम पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, जैसा कि अभी हमारे दर्शकों ने ट्रेनिंग के बारे में जाना, कौन सी वेराइटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि लगभग मुझे लगता है कई सारे बिंदुओं को हमने कवर कर लिया इस चर्चा में। हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में ये भी आशंका उठती है कि ठीक है, जो धान गेहूं, जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं ट्रेडिशनल, उनके लिए बनी बनाई मार्केट है, मंडियां हैं। मशरूम उन्हें लगता है थोड़ी अलग तरह की फसल है, ये बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाए इसके चक्कर में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले भी ये कहा कि जो मशरूम है नंबर 1 तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है और शायद वो ही एक मेजर बॉटलनेक है कि हमारे देश में जो पॉपुलैरिटी है मशरूम की उतनी ज़्यादा नहीं है। कई बार हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ, जैसे अगर वर्ल्ड ओवर करें तो वहाँ पे 5-6 किलो मशरूम का प्रयोग करता है एक आदमी एक साल में। चीन में लगभग 31 किलो मशरूम, 1 किलो मशरूम एक आदमी एक साल में खा लेता है। जो भारतवर्ष में इसकी जो खपत है लगभग 250 ग्राम एक साल में होती है, तो कंजम्पशन बहुत कम है। तो नंबर 1 तो अवेयरनेस की कमी है, इसको जागृत करना पड़ेगा। और दूसरा, मार्केट के लिए पहले स्टडी करना पड़ेगा और भारतवर्ष में जो मशरूम का मार्केट है टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल। इसके लिए और देखिए, अब एफपीओ की बात की जा रही, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो भी इसमें असिस्ट करते हैं। कॉलर है जग्गू है जिन्होंने कर्नाटक से हमें कॉल किया है, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। जी जग्गू साहब, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? हेलो, पहला प्रश्न मैंने आपको पहले बताया, दूसरा प्रश्न ये है, मेरा दूसरा प्रश्न ये है। पहला प्रश्न बताइए जहुरा जी, अभी पहला प्रश्न भी नहीं सुना हमने। नहीं सुना है? अच्छा, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम ऑयस्टर मशरूम ग्रो करते हैं। ऑयस्टर मशरूम, ठीक है। ऑयस्टर मशरूम ग्रो, हाँ ऑयस्टर मशरूम ग्रो करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमको मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है। चलिए, यही सवाल ज्यादा कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम अभी गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे हम बेच सकते हैं? ड्राई मशरूम भी हो सकता है या फिर ऐसे रॉ मशरूम भी हो सकता है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा ये है
जब भी अभी ऑयस्टर मशरूम में जो ये स्पोर्स निकलते हैं तो उससे लाइक अस्थमाटिक अटैक होने के चांसेस रहते हैं या तो खांसी होने के चांसेस रहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो किस तरह से हम करना चाहते हैं, मशरूम खेती करना चाहते हैं? ये बताइए जोधा जी, ये आप ब्राउन वाला मशरूम करती हैं, कौन सा वाला? व्हाइट वाला। ठीक है डॉक्टर शर्मा, बहुत कम समय बाकी है। हमारे दर्शक के 2 सवाल हैं। एक तो ये आपने सुन लिया सर, मैं दोहराऊं आपके लिए? थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि आवाज ठीक नहीं आ रही है। ये ऑयस्टर मशरूम के बारे में जानना चाहती हैं, कर्नाटक से हैं ये, तो इसको बेचे कैसे? और दूसरा इनका कहना है कि जो मशरूम ऑयस्टर, इसको लेकर इस तरह की बातें कही जाती है कि एस्थमेटिक अटैक हो जाता है या फिर कई ऐसी स्वास्थ्य समस्या आ जाती है। जी सर कम शब्दों में। दोनों बड़े बाजी प्रश्न इनके। जो ढिंगरी मशरूम है बहुत ही लोकप्रिय मशरूम है, जिसको बहुत ही आसान है उसकी खेती करना। मार्केटिंग की जहां तक बात है तो मार्केट सर्टनली अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि भारतवर्ष में पूरे सारे मशरूम की, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर पे मशरूम है जिसकी खेती लगभग 21% होती है। भारतवर्ष में भी नंबर दूसरे पे है मशरूम जिसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इस मशरूम को ड्राई कर सकते हैं, धूप में ड्राई कर सकते हैं, उससे विटामिन डी इसकी बढ़ जाती है। और मार्केट में ड्राई मशरूम की मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को बनाने के लिए। साथ ही हमारा जो वेबसाइट जो मैंने बताया उस पर एक डाटाबेस हमने रखा है, जहाँ पे कुछ जो लोग डील करते हैं मशरूम के, जो बायर्स हैं, पर्टिकुलरली जो ढिंगरी के मशरूम के बायर्स हैं, उनका एड्रेस दिया है तो उसको ले सकते हैं। दूसरा जो इनकी बात थी कि एस्थमेटिक की प्रॉब्लम होती है, तो मशरूम की जब फसल आती है ढिंगरी मशरूम की, उसमें स्पोर्स बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं। हमने एक वैरायटी बनाई है, अभी एक नई हमने डेवलप की, विकसित की है, जो स्पोर्स लेस वैरायटी है। नाम बता दें सर, बस टाइम नहीं बचा, जल्दी से नाम बता दें उस वैरायटी का। स्पोरलेस वैरायटी करके बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, मुझे यहीं पर आपको धन्यवाद करना पड़ेगा, समय पूरा हो गया। और डॉक्टर तेवतिया जी, आपका लास्ट पॉइंट रह गया था टाइम वाला, तो बहुत शब्द कम होने चाहिए, टाइम बिल्कुल खत्म है। देखो टाइम मैंने बता दिया, टाइम जब यूरिया को डालना है तो 3 बजे के आसपास डालना बिल्कुल है। तो वही जो दिन ढलने के बाद। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो आज दोनों विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत सारे कॉलर्स ने हमें संपर्क किया और अपने सवाल पहुंचाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो जानकारी हमने दी है उससे हमारे दर्शकों को अवश्य लाभ होगा। आइए आपको बता देते हैं अगले अंक का हमारा विषय क्या है हेलो किसान का। अगले अंक का विषय है ऊसर भूमि सुधार की आधुनिक विधि और प्याज साथ ही लहसुन की खुदाई एवं भंडारण प्रबंधन, इस पर हम बात करेंगे हेलो किसान में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल में ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com और साथ ही आप अपने सवाल टोल फ्री नंबर पर भी करके हमें जानकारी दे सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप नंबर देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसके साथ ही आपको भी बता दें कि आप QR कोड स्कैन करके YouTube चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हेलो किसान आप हमारा आज का एपिसोड दोबारा भी देख सकते हैं और लाइव कार्यक्रम जब चलते हैं तब भी आप YouTube पर ट्यून करके देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।